हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है सारणी। तो आप सभी लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक पढ़ाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 4 पॉइंट के प्रश्नों को हल करना बताएंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4 पॉइंट के प्रश्नों को हल करना बताया था। तो 4.4 में मैंने आप लोगों को उपसारणिक को निकालना बताया था, सहखंडज को निकालना बताया था। इस क्लास में आप लोगों को यहाँ पर जो है सहखंडज आव्यूह को निकालना बताया जाएगा और किसी दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह का मान ज्ञात करना बताया जाएगा। आज की क्लास आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा। तो प्रश्नावली 4.5 का जो पहला और दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह आपको यहाँ पर आव्यूह दिया गया है, सारणी नहीं दिया गया है। एक आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है और एक आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे हम किसी दिए गए आव्यूह का जो है क्या निकालते हैं, सहखंडज आव्यूह। इस आव्यूह को हम सबसे पहले मान लेंगे, किसके बराबर मान लेंगे, मान लिए a बराबर। यहाँ पर आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। ये 2x2 ऑर्डर का जो है आव्यूह है और हमें इस आव्यूह का क्या निकालना है भाई, सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए सहखंडज आव्यूह की अगर हम बात करें तो सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट ए से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई, एडजॉइंट ए से। अगर कोई आव्यूह ए है तो उसके सहखंडज आव्यूह को हम एडजॉइंट ए से लिखेंगे, यानी यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम सहखंडों से निर्मित आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, ठीक है, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह। देखिए मैंने आपको बताया था कि सहखंड में क्या होता है, उपसारणिक का मान जैसे निकाल ही लेते हैं। उपसारणिक का मान निकालने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, वो सहखंड बन जाता है। तो जब यहाँ पर सहखंडों से निर्मित आव्यूह बनाएंगे तो ये आव्यूह ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, M11 की वैल्यू फाइंड करोगे या A11 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये कॉलम और ये रो आप छोड़ोगे, पहली रो पहले कॉलम को छोड़ोगे तो आपका 4 बचेगा, 4 लगा लीजिए। अब आप यहाँ पर निकाले हो A11 की वैल्यू, तो इतनी आई है, 1 और 1 जोड़ोगे 2 आएगा, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप वैल्यू निकालोगे A12 की वैल्यू, A12 निकालोगे 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह के साथ लिखोगे, क्या बच रहा है यहाँ पर 3, ये आपका सहखंड हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हम दूसरी रो में। तो दूसरी रो में 3 बच रहा है ना, तो यहाँ पर जो 3 बच रहा है ये है आपकी A21 की वैल्यू। कितनी है भाई, दूसरे रो पहले कॉलम में उपस्थित अवयव की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर इसके सहखंड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सहखंड होगा वो आपका कितना होगा भाई, 2 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 और 1 मैंने कहा था कि अगर योग करने पर विषम संख्या मिलती है तो माइनस से गुणा कर देते हैं सहखंड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बचेगा 2, इसको माइनस से गुणा कर देंगे, -2 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। बताइए भाई बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। इस तरीके से मैंने सहखंडों से निर्मित आव्यूह का निर्माण कर लिया। पहले आपको सहखंडों से निर्मित आव्यूह का निर्माण ही करना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है तब क्या भाई, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। तो जो सहखंडज आव्यूह होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम एडजॉइंट ए से लिखते हैं, एडजॉइंट ए से लिखते हैं। ये जो सहखंडज आव्यूह होता है वो सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। तो यहाँ पर सहखंडों से निर्मित आव्यूह आपने निकाल लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के बताया, अगर आपकी इच्छा है तो पहले A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू अलग अलग आप निकाल के उसके बाद यहाँ पर रख दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपका आव्यूह आएगा या सहखंडों से निर्मित आव्यूह आ जाएगा। फिर हम इसी आव्यूह को क्या कर देंगे भाई, परिवर्त कर देंगे। परिवर्त का मतलब इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब जो ये आपका आव्यूह आया है, ये आपका आव्यूह आया है इस दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। पहले आपको सहखंडों से निर्मित आव्यूह बनाना है, फिर जो आव्यूह आएगा उसका परिवर्त आव्यूह कर दोगे तो सहखंडज आव्यूह आपको मिल जाएगा। बताइए भाई, पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है, चलिए इधर ही लिखते हैं। इसमें आपको 3x3 का एक आव्यूह दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, -1 दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर दिया गया है 2
3 5, फिर दिया गया -2 0, उसके बाद 1 दिया गया। मैंने कहा कि हमें जिस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालना है, सबसे पहले हम उससे क्या करेंगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे। या पहले आप सहखंड निकाल लीजिए, उसके बाद सहखंडों को आव्यूह के अंदर लिख दीजिएगा, बस सहखंडों से निर्मित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ आदत डालिएगा डायरेक्ट करने की, तो इसको हम a के बराबर मान लेंगे। फिर लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या लिखेंगे भाई, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। अब जो 3x3 का सहखंडों से निर्मित आव्यूह होता है, उसका तरीका देखिए मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान रहेगा। सहखंडों से निर्मित आव्यूह जब 3x3 ऑर्डर का आपका आव्यूह होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बड़ा सा एक आव्यूह बना लोगे। आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा सा आव्यूह बना लोगे और इसके अंतर्गत आप क्या बना लोगे भाई, सहखंडज बना लोगे। ठीक, ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका। नहीं, बाकी आप अलग निकाल के लिखो। ठीक, अलग निकालोगे बहुत भारी लगेगा। अब देखिए भाई क्या करोगे, पहले आप इस एलिमेंट को छोड़ोगे, तो ये एलिमेंट 1 जो है इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में पड़ रहा है, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ोगे तो आपका बचेगा 3 5 और क्या बचेगा 0 1। अब इसको जब गुणा करते हो, गुणा करने के पश्चात चिन्ह लगा देते हो, बस सहखंडज बन जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखिए पहले आप लगाओगे प्लस चिन्ह, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। वही गिनती जोड़ोगे, जहाँ जहाँ विषम आएगा वहाँ पर माइनस लगाओगे, जहाँ जहाँ पर सम संख्या आएगी वहाँ पर प्लस लगाओगे। तो अल्टरनेट चिन्ह होते ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए मैंने a11 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, अब a12 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये कितना बचेगा, देखिए ये रो आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, ये आपने रो छोड़ दिया, ये आपने कॉलम छोड़ दिया, 2 5 बचा और -2 1 बचा, 2 5 बचा और -2 1 बच गया। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे क्या करोगे, तीसरा कॉलम छोड़ोगे इसी तरीके से, तो आपका 2 3 बच जाएगा और कितना बच जाएगा, -2 0 बच जाएगा। अब आ जाएंगे दूसरी रो, पहले कॉलम को छोड़ेंगे, है ना, दूसरी रो पर आएंगे और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 2 बचा, -1 2 बचा और 0 1 बचा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तो दूसरे कॉलम को जब छोड़ेंगे तो ये 1 बचा, 2 बचा, -2 1 बचा, 1 बचा, 2 बचा, है ना, -2 1 बचा, तो -2 और 1 बचा, तो 1 लिख लिया। क्लियर हुई बात। अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, जब तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आपका बचेगा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। ठीक, इतना आपका बच गया भाई। इसके बाद आप क्या करोगे, आ जाओगे तीसरी रो पर आ जाओगे, है ना, समझते रहिएगा भाई, तभी आपको समझ में आएगा। तीसरी रो को आप छोड़ोगे, पहले कॉलम को छोड़ोगे, ये आपका बचेगा -1 और ये 2 बच जाएगा, 3 और 5 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे कॉलम को छोड़ोगे तो ये आपका बच जाएगा 1 2 2 5, फिर आपका बच जाएगा 1 -1 2 3। इस तरीके से आप क्या करोगे, बारी बारी से कॉलम और रो को छोड़ करके आप ऐसे लिख दोगे। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर जब ये तीसरी वाली रो में हमें सहखंडज लिखना होता है, तो जो ये ऊपर वाला चीज़ होता है जो यहाँ से लिखा जाता है, और जो ये वाली चीज़ होती है यहाँ से उठा के रख दी जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से तीसरी वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, आपको अलग बार बार करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ये जो आव्यूह बनेगा, ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह आएगा, क्योंकि चिन्ह सहित है। ये आपके हैं उपसारणिक, इनके आगे चिन्ह लगा दिए तो ये बन गया सहखंड। ठीक है ना, तो ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह हो गया। हल करेंगे, 3 1 3, 3 से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 2 1 2 2 और उसके बाद देखिए 2 1 2, यहाँ पर थोड़ा हल कर देते हैं, 3 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, आगे चिन्ह प्लस लगा है, फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, हल करोगे माइनस चिन्ह लगा है, 2 1 2 माइनस सूत्र लगाओगे, -5 दूनी 10, -10 आएगा और माइनस सूत्र वाला प्लस का 10 हो जाएगा, फिर प्लस लगा, इसको हल करेंगे, 2 0 0 माइनस लगाएंगे, 2 3 6 माइनस का 6 और ये माइनस सूत्र वाला प्लस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 1 1 का माइनस का 1 माइनस सूत्र वाला लगाएंगे, 2 0 में कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझते रहिएगा भाई। फिर 1 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 दूनी 4 -4 और माइनस सूत्र वाला +4 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1 0 0 हो जाएगा, -2 1 2, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 5 1 माइनस का 5 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी आपका 6, फिर माइनस लगाएंगे, 5 1 5 माइनस लगाएंगे, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाएंगे, 3 1 3 -2 1 2, या -2 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा सूत्र सहित।
ठीक, इसको हल कर लेंगे यहाँ पर। तो सखंडों से निर्मित अवयव क्या आएगा, देखिए 3 से 0 गया, 3 बचा, आगे प्लस लगाए, 2 और 10 12, माइनस का ये 12 हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा ये, इसको हल करोगे ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का उड़ा, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, -5 -6 माइनस का 11 हो जाएगा, -5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 2 ये कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आपने सखंडों से निर्मित अवयव प्राप्त कर लिया। जब सखंडों से निर्मित अवयव आएगा तो उस अवयव का आप परिवर्त कर देना, बस आपको क्या किसकी वैल्यू पता जाएगी, एडजॉइंट ए यानी सखंडज अवयव की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अब हमें जैसे इस दिए गए अवयव का क्या निकालना था भाई, सखंडज अवयव निकालना था। क्या निकालना था, सखंडज अवयव। तो देखिए हमने पहले सखंडों से निर्मित अवयव निकाल लिया, तब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए को ही सखंडज अवयव बोलते हैं। तो ये जो अवयव आया इसका परिवर्त कर देंगे, ये रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, 3 - 12 ये कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। फिर इस रो को कॉलम में बदल देंगे, 1 5 2 5। तो इस तरीके से आपने ये पता लगा लिया कि कैसे जो है हम 3x3 ऑर्डर के अवयव का सखंडज अवयव याद करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है ना। ऐसे बहुत आसान होता है। अभी देखना क्वेश्चन कितने आसान लगेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है कि ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू में ए बराबर मॉड ए और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं कितने आसान तरीके से जो है आप इसको प्रूव कर पाओगे। अब एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए अब अगर आप इतनी आसान तरीके से नहीं निकालोगे तो कैसे इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे भाई, ठीक है। एडजॉइंट ए बहुत आपको सरल भाषा में निकालना आना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं। तो आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं कि एक अवयव दिया गया है 2x2 का 2 3, फिर दिया गया है -4 और उसके बाद -6। ये 2x2 ऑर्डर का एक अवयव दिया गया है। सत्यापित क्या करना है, सत्यापित ये करना है कि ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर, आपको सत्यापित करना है एडजॉइंट ए, है ना, और इंटू में बराबर, ये भी सत्यापित करना है कि मॉड ए की जो वैल्यू है इसका गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे, ठीक है। मॉड ए का मतलब सारणिक ए की वैल्यू है ना, का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर भी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सारणिक दिया गया है इसके जो आपका अवयव दिया गया है इसके सारणिक का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस अवयव को हम सारणिक रूप में बनाएंगे। तो सारणिक का चिन्ह लगा लेंगे, यह अवयव का चिन्ह था, आप सारणिक का चिन्ह लगा लिए। अब इसका हम हल ज्ञात करेंगे तो 6 दूनी आपका -12 हो जाएगा, माइनस सूत्र लगाएंगे 4 3 12, -12 माइनस सूत्र वाला +12। इस प्रकार आपको इसके सारणिक का मान कितना मिल गया भाई, 0 मिल गया। तो अगर किसी अवयव के सारणिक का मान 0 आ जाता है, ठीक है ना, किसी अवयव के सारणिक का मान 0 आ जाता है तो उस अवयव का इन्वर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि इन्वर्स नहीं निकालना, ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो चलिए प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो सारणिक का मान कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब हमें यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे सखंडों से निर्मित अवयव। सखंडों से निर्मित क्या भाई, अवयव। तो सखंडों से निर्मित अवयव के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सारणिक बनाएंगे, है ना। क्या करते हैं देखिए, पहले 2 वाला 2 इस कॉलम में इस रो में छोड़ देंगे, -6 बचेगा तो -6 लिख लेंगे। इसके आगे चिन्ह लगाएंगे, देखिए ये A11 है, 112 आएगा, प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे, ऐसे ही रहेगा। फिर आ जाएंगे 3 पर, 3 को ऐसे इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, -4 बचेगा तो -4 लिख लेंगे। अब ये है A12 मतलब 3, और 3 होती है विषम संख्या, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये केवल प्लस का 4 बचेगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर, देखिए 4 वाले को 4 इस कॉलम में इस रो को छोड़ेंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 उतारेंगे। अब चूंकि ये A21 है, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, एक विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या आएगी तो इसलिए यहाँ पर माइनस से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर जब 6 को छोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको सखंडों से निर्मित अवयव पता चल गया। तब यहाँ से जो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू जो होती है इस सखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव होती है। तो चलिए इसका परिवर्त करते हैं, -6 4 हो जाएगा, और ये -3 ये 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू पता चल गई। तब हम क्या करेंगे भाई, LHS लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, LHS लेने पर पक्ष लेंगे तभी तो प्रूव कर पाएंगे।
अब LHS में दिया है A इंटू में एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आपको दी गई थी, सारडिक का मान दिया गया है 2 3 -4 -6। क्लियर है, आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी है भाई -6, 3 माइनस का और आई है 4 और 2 आव्यूहों का गुणनफल करना मैंने आपको बताया था। यहाँ पर रो बना लेते हैं, बारी बारी से कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा देखिए, 2 6 दूनी 12 माइनस का और 3 4 3 प्लस का ये 12 हो जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर अभी इस रो का दोनों कॉलम से हो गया, तो इस रो का हम दोनों कॉलम से करेंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा, प्लस का ये 24 हो जाएगा, क्योंकि -4 -6 का गुणा +24। फिर -6 और 4 का गुणा माइनस का 24 हो जाएगा। 4 3 12 प्लस का 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 है माइनस का 12 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपको आव्यूह मिला वो आपका शून्य आव्यूह मिला, क्योंकि सभी अवयव क्या आ गए भाई, शून्य आ गए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, शून्य के बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने निकाला एक पक्ष का मान। अब आप इसी तरीके से इसी प्रकार आपको इसका मान भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इनटू में ए। तो एडजॉइंट ए का पहले मान रखिए आप, -6 -3 और कितना है भाई 4 और -2। उसके बाद आव्यूह ए का मान रखिए, आव्यूह ए का मान दिया गया था 2 3 -4 और भाई 6। क्लियर हुई बात। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का गुणा ए से करके दिखाएंगे। अभी मैंने इस वाले पक्ष में क्या किया, ए का गुणा एडजॉइंट ए से किया, अब एडजॉइंट ए का गुणा ए से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे भाई, चलिए गुणा इस रो का बारी बारी कॉलम से करेंगे। तो 6 दूनी माइनस का 12 और 3 प्लस का 4 3 12, माइनस का गुणा प्लस होता है। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 3 6 3 18 और 3 6 18 माइनस का गुणा क्या हो जाएगा भाई प्लस। फिर इसी अब दूसरी रो पर आ जाएंगे, पर हम दूसरी रो का क्या करेंगे भाई, बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 चौके माइनस का 8 हो जाएगा। 4 3 आपका 12 हो जाएगा और 2 छंग आपका माइनस का 12 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको 0 0 0 मिलेगा। आपने जब LHS को हल किया तब भी आपको एक नल मैट्रिक्स मिला, आपने RHS को हल किया तब भी आपको एक नल मैट्रिक्स मिला। अब आप बताइए, आपके सारणिक का मान आया था तथा सारणिक के मान का गुणा करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो सारणिक का मान कितना आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 आया था। तो 0 का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे कितना आएगा बताइए, 0 ही तो आएगा। तो आप लिखोगे, इसलिए ए का गुणा जब मैंने किया एडजॉइंट ए से तब भी हमें एक नल मैट्रिक्स मिली, और जब एडजॉइंट ए का गुणा किया हमने ए से तब भी एक नल मैट्रिक्स मिली, और जब मैंने ए के सारणिक का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किया तब भी हमें जो एक नल मैट्रिक्स मिली, यानी 0 मिली। इस प्रकार ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है भाई, बराबर हुई। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तीनों पक्षों की वैल्यू निकाल लेना है बस, ठीक है ना। इसका मान निकलिए, इसका मान निकलिए, इसका मान निकलिए, सबका मान सेम आ जाए बस सिद्ध हो गया। जैसे इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का है तो उसमें क्या करोगे, पहले आप सेकंड आव्यूह निकालोगे, फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे। आपस में इक्वल आने चाहिए, बात खत्म। ठीक है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 3 क्रॉस 3 का आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो थोड़ा बहुत देखिए हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेना। ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड है, कोई कॉपी पेन तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर भारी जा रहा है तो हम करते जाएं। ठीक, तरीका समझा सकते हैं, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, चलिए अभी यहाँ पर एक आव्यूह का आपको इन्वर्स निकालना भी बताएंगे, है ना, जिससे किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह आप फाइंड कर सकें। तो चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। पहले आव्यूह देखिए यहाँ पर दे देना, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का आव्यूह दिया गया है, 1 -1 2, उसके बाद दिया गया 3 0, फिर माइनस का 2 दिया गया है, और ये दिया गया 1 0 3। सबसे पहले इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालना, क्योंकि तीनों पक्ष में एक पक्ष में आपका सारणिक ए का मान भी है। तो सारणिक का मान निकालने के लिए इसको सारणिक के रूप में बदलोगे आप पहले। तो सारणिक रूप में हमने ऐसे इसको बदल लिया। क्लियर, सारणिक रूप में बदलने के पश्चात सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या कॉलम का प्रसार करते हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे, इसमें 2 0 हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लस के बाद माइनस ही लगता है और ये माइनस पहले से ही आगे है, तो ये माइनस आपका +1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1 लेंगे तो 1 इस कॉलम में पड़ा है, इस रो में पड़ा है, बचेगा आपका 3
-2 1 3। ठीक, बाकी तो सब जीरो हैं तो कोई मतलब नहीं हल करने से। 1 3 त्रिका 9 माइनस 2 1 कम 2 -2 प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। कितना आ गया भाई 11 आ गया। इस तरीके से आपको किसी भी 3x3 आव्यूह के सारणिक का मान निकालना है। किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। बस प्रयास करना कि जिस रो या कॉलम में अधिकतम जीरो हो उसके सापेक्ष प्रसार करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब बाकी जीरो वाले होंगे तो सब आगे जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं। तो सारणिक ए का मान आ गया। ठीक है, फिर अगली बार क्या लिखोगे, सह खंडों से निर्मित आव्यूह। तो सह खंडों से निर्मित आव्यूह मैंने अभी आपको बताया कि सह खंडों से निर्मित आव्यूह कैसे लिखते हैं भाई। सह खंडों से निर्मित आव्यूह के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा आव्यूह ऐसे बनाते हैं और इसके अंदर जो है सहखंडज लिखते हैं। पहले सहखंडज बनाते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, भैया सहखंडज बन गया ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सहखंडज लिखेंगे। अगर 1 को देखें तो इस कॉलम में है, पहले रो में है, तो बचेगा आपका 0 -2 और 0 3। इसी प्रकार -1 पर आएंगे तो ये कॉलम, ये रो छूटेगा, 3 -2 है ना, और 1 3 बच जाएगा आपका। फिर तीसरे पर आएंगे तो 2 वाला कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 3 0 1 0 आ जाएगा, 3 0 1 0 आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फिर दूसरी रो में तीसरे पर 3 पर आ जाएंगे तो 3 जो है इस रो में पड़ेगा, इस कॉलम में पड़ेगा, -1 2 0 3 -1 2 0 3। फिर आ जाएंगे जीरो वाले पर तो इसको छोड़ेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 2 1 3 हो गया। फिर आ जाएंगे -2 पर तो ये आपका दूसरी रो छूटेगी, तीसरा कॉलम छूटेगा, 1 -1 1 1 0 हो जाएगा, 1 -1 1 0 हो जाएगा। फिर वही पुराना रूल, -1 2 आ जाएगा और ये 0 -2 हो जाएगा। छोड़ के देख लीजिए, तीसरी रो छोड़ोगे, पहला कॉलम छोड़ोगे, -1 2 0 -2। ठीक, तो ये -1 2 0 -2 हो गया, 1 2 इसी प्रकार 3 -2 बच जाएगा, 1 -1 और 3 0 बच जाएगा। इतना तो आप सभी लोग कर लोगे। अब इसको बस आपको क्या करना है, इसको हल करना है। जब इसको हल करोगे आप तो देखिए प्लस का चिन्ह लगाओगे, 3 0 0 माइनस 2 का गुणा -2 का गुणा 0 करोगे, 0 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 0 का गुणा 0 -0। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है, 3 1 कम -3 माइनस, ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा। देखिए बिना रुके हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अगर हम इसमें भी आपको बताते रहेंगे तो देखिए 2 1 और 0 का गुणा आपका हो जाएगा 0, माइनस 1 1 कम 1 -1 माइनस सूत्र वाला प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 1 कम ये कितना हो जाएगा भाई, आपका प्लस का 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 1 कम -2 माइनस 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा और ये प्लस 0 और माइनस 3 आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से जब आपने इसको हल किया तो यहाँ पर वैल्यू मिली, 0 मिला, 9 2 -11 मिला, 0 मिला, यहाँ प्लस का 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर -8, ये +8 हो जाएगा और ये 3। आपने यहाँ पर देखा कि सह खंडों से निर्मित आव्यूह मैंने आपको निकालना बताया। जब सह खंडों से निर्मित जब आव्यूह आ जाता है तो एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान होता है। एडजॉइंट ए जो होता है, ये जो सह खंडों से निर्मित आव्यूह होता है, इसका परिवर्त कर देंगे, 0 -11 और ये कितना आपका 0 ही तो है, तो 0 -11 ये आपकी क्या है भाई, पंक्ति में है, इसको स्तंभ में बदल देंगे तो 0 -11 0, जो भी पंक्तियाँ उनको स्तंभ में बदल देंगे, 3 1 -1, फिर 2 8 3 2 8 3। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका आ गया भाई सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए। अब आपको एडजॉइंट ए का मान पता है, आपको आव्यूह ए का मान पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो ए इंटू में एडजॉइंट ए, निकाल सकते हो कि नहीं। और आप ये भी निकाल सकते हो कि एडजॉइंट ए है ना, और इंटू में ए, ये भी निकाल सकते हो। और सारणिक ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्थान पर आप 3x3 का इकाई आव्यूह लिख देना, ये वाला 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई का मतलब यही है, क्योंकि आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लेंगे। बस इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे जो सारणिक का मान आया। सारणिक का मान कितना आया भाई, 11 आया, तो जब 11 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 11 11 11। इस तरीके से जो तीसरा वाला पक्ष था
सारणी के इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो इतना आ जाएगा। अब जब इसको हल करोगे तो वो भी इतना आना चाहिए, इसको हल करोगे तो भी इतना आना चाहिए। ठीक है, बस क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा भाई। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लगा लीजिएगा। फिर आप लोगों को हम किसी दिए गए आप व्यू का इनवर्स आप व्यू ज्ञात करना बता देते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए भाई। चलिए भाई, ले चुके होंगे, इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का। देखिए, इस प्रश्नावली में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 5। अब 5 से 11 तक दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अगर अस्तित्व है तब। अस्तित्व कब होता है कोई आव्यूह का? जब हम क्या निकालते हैं, उसके सारणिक का मान निकालते हैं, वो 0 आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता है। 0 से कम आए चाहे 0 से ज़्यादा आए, कुछ ना कुछ वैल्यू आए जरूर। 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 से 11 तक देखिए 3 क्रॉस 3 का भी दिया गया, 2 क्रॉस 2 का दिया गया है। जैसे 5 नंबर दिया गया है, सबसे पहले इसको आप a के बराबर मानोगे। a बराबर आव्यूह दिया गया है 2 - 2, फिर दिया गया है 4 और फिर दिया गया है 3। अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है, किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकालने का सूत्र होता है a इन्वर्स बराबर 1/mod a और एडजॉइंट a। एडजॉइंट a क्या होता है? उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। तो जो सहखंडज आव्यूह होता है यदि उसको सारणिक के मान से, मतलब उस आव्यूह के सारणिक के मान से भाग दे देते हैं तो हमें a इन्वर्स का मान पता चल जाता है। a इन्वर्स में हमने देखा सारणिक a का मान भी है, एडजॉइंट a का मान भी है। ठीक, तो हमको ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो आव्यूह दिया गया है इसके सारणिक का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान निकालने के लिए इस आव्यूह को सारणिक रूप में बदल लेंगे। बदल लिया भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 -8 आएगा, माइनस सूत्र वाला +8 हो जाएगा, 8 6 14। लिखोगे नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो इसका इन्वर्स संभव नहीं होता। तो 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः इस दिए गए आव्यूह a का क्या है? a इन्वर्स संभव है, यानी इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना क्या है भाई? संभव है। a इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह। अब अगर संभव है तो क्या अगली कंडीशन में क्या करोगे? अगली कंडीशन में एडजॉइंट a का मान निकालोगे। एडजॉइंट a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सहखंडों से निर्मित आव्यूह। तो सहखंडों से निर्मित आव्यूह के लिए मैंने अभी बताया कि आप आव्यूह का चिन्ह बनाते हो। यहाँ पर देखिए भाई, पहले आप 2 देखोगे, 2 हमारा पहली रो में और पहले कॉलम में छूटेगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 इसको छोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर 4 दूसरी रो में कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 को छोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर विषम संख्या आएगी, माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस पहले से ये आपकी प्लस संख्या हो जाएगी। इस तरीके से सहखंडों से निर्मित आव्यूह आ गया। तब एडजॉइंट a का जो मान हो जाएगा वो इस आव्यूह का क्या हो जाएगा? परिवर्त आव्यूह। जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। परिवर्त आव्यूह का मतलब यही तो होता है, इसको भी कॉलम में बदल देंगे 2 2। इस तरीके से एडजॉइंट a का मान पता चल गया। अब आपको निकालना है 9। क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका व्युत्क्रम आव्यूह। तो सूत्र जानते हो 1/mod a और एडजॉइंट a। अभी मैंने आपको ये देखो बताया। ठीक, इस सूत्र का यूज करेंगे। a इन्वर्स बराबर 1/mod a की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है भाई? 14 है, उसको लिख लेना। एडजॉइंट a की वैल्यू आव्यूह के रूप में आई है, कितनी है? 3 2 -4 और 2। ठीक है ना। अब चाहो तो आप ऐसे a इन्वर्स का मान लिख सकते हो या 14 को इसके बटे में ले जा सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलिए 14 को इसके बटे में भेज देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3/14 और ये 2 के बटे में 14 आएगा तो 1/7 हो जाएगा, 2 7 14। ये 14 4 के बटे में आएगा तो माइनस का 2/7 हो जाएगा। ये 14 इस 2 के बटे में आएगा तो 1/7 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आव्यूह दिया गया था इसके इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही जल्दी मैंने इसको बता भी दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उस आव्यूह के सारणिक का मान निकालते हैं। ये पता लगाते हैं कि सारणिक का जो मान आया वो 0 तो कहीं तो नहीं आ गया। अगर 0 आ जाएगा तो उसका इन्वर्स संभव ही नहीं होगा, उसका व्युत्क्रम आव्यूह संभव ही नहीं होगा। ठीक, तो ये देखो यहाँ 14 आया, 0 नहीं आया, तब आप कहोगे कि इसका इन्वर्स संभव है। इन्वर्स संभव है तो आप सबसे पहले सहखंडों से निर्मित आव्यूह बनाओगे, सहखंडज आव्यूह निकालोगे। फिर ये दोनों वैल्यू इस सूत्र में रख दोगे, आपको उस दिए गए आव्यूह के इन्वर्स का मान पता चल जाएगा, उस आव्यूह के व्युत्क्रम का मान पता चल जाएगा। ठीक है ना।
तो देखिए ये 2x2 ऑर्डर का आपका आप व्यू था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 2x2 ऑर्डर का आप व्यू, उसका आप इसी तरीके से इन्वर्स निकालना सीखना। अगली क्लास में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे, ठीक है ना। उसमें भी आपको इन्वर्स निकालना ही बताएंगे सबसे पहले 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।